नमस्कार साथियों, बारहवीं क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था राजस्थान की पिछली कक्षा में राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में हमने बात की थी। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वो थार का मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान, दक्षिणी पूरी पठार या हाड़ौती का पठार। और उसके बारे में हमने सबसे अंत में बात की थी दक्षिणी पूरी पठार, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार में हमने बात की थी पिछली कक्षा। हाड़ौती पठार को 2 भागों में विभाजित किया था। एक विंध्यन पठार, विंध्यन पठार, दूसरा मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये हाड़ौती के पठार को हमने 2 भाग पढ़े। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक विंध्यन का पठार, एक मालवा का पठार। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि विंध्यन के पठार के अंतर्गत 4 प्रमुख पहाड़ियां आती है। वो पहाड़ियां हैं मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ की पहाड़ियां और अर्धचंद्राकार बूंदी की पहाड़ियां और कुंडलाकार पहाड़ियां जो कोटा में, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं 12 में और मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में है और रामगढ़ 12 में। ये पहाड़ी बड़ी विंध्यासन पठार के विंध्यन पठार के अंतर्गत। मालवा का पठार, मालवा के पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया। मालवा का पठार प्रथम डंग-गंगधर का पठार, डंग-गंगधर का पठार, डंग-गंगधर का पठार और डंग-गंगधर का पठार। दूसरा पठार था झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। डंग-गंगधर का पठार है वो है झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़। और झालावाड़ का पठार झालावाड़ में है। डंग-गंगधर का पठार भी झालावाड़ में। राजस्थान का सबसे आदर जिला है झालावाड़ और यहाँ झालावाड़ में भवानी मंडी, झालावाड़ में भवानी मंडी संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भवानी मंडी राजस्थान का नागपुर, भवानी मंडी जो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संतरा और सर्वाधिक संतरा उत्पादन राजस्थान में झालावाड़ से होता है, इसलिए राजस्थान का नागपुर, राजस्थान ऑफ नागपुर है जो है झालावाड़, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर, झालावाड़ और भवानी मंडी ये संतरा उत्पादन के प्रसिद्ध है। और भवानी रेलवे स्टेशन भी है जो मध्य प्रदेश राजस्थान के सीमा पर रेलवे स्टेशन है भवानी। ये रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भवानी। भवानी संतरा उत्पादन मंडी और रेलवे स्टेशन तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और भवानी मंडी है पूछे तो झालावाड़ में, झालावाड़ तो संतरा उत्पादन के प्रसिद्ध है। राजस्थान का आदर्श जिला और डंग-गंगधर का पठार है झालावाड़ में और झालावाड़ का पठार भी झालावाड़ में। यहाँ काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। डंग-गंगधर का पठार काली मिट्टी। इसके बारे में हम बात करें, शाहबाद की उस भूमि 12 में, शाहबाद की उस भूमि है जो 12 में, इसके अंदर हम बात करते हैं शाहबाद, शाहबाद की उस भूमि, शाहबाद की उस भूमि है ये 12 में। शाहबाद की उस भूमि का है 12 में है। ये है भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में जलवायु। राजस्थान की जलवायु, जलवायु को सामान्यतः किस तत्वों की आवश्यकता होती है, जलवायु को किस आधार पर विभाजित किया गया, तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु को हम पढ़ेंगे। और राजस्थान की जलवायु आज हम पढ़ेंगे, राजस्थान की जलवायु। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है राजस्थान की जलवायु। यहाँ शाहबाद की उस भूमि में आप याद रखना है, यहाँ औसत ऊंचाई है 450 मीटर। शाहबाद की उस भूमि की पहाड़ियां हैं जिसकी ऊंचाई है वो 450 मीटर औसत। ये लिख देना पॉइंट लगा के, 450 मीटर औसत ऊंचाई शाहबाद की भूमि
अब हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। जलवायु को मुख्य रूप से किस आधार पर वर्णन किया जाता है, जलवायु को किस आधार पर विभाजित या किया जाता है, तो जलवायु है वो तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु को वर्गीकरण किया गया है। मुख्य रूप से दो तत्व हैं, तापमान और वर्षा। हेडिंग है राजस्थान की जलवायु। ये राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु है। जलवायु में सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में। मौसम एक वायुमंडलीय दशाओं की सबसे छोटी अवधि है। मौसम जैसे हम 2 घंटों या एक दिन या एक सप्ताह के अंतर्गत बदल जाता है। हम जैसे सामान्य रूप बात करते हैं कि आज मौसम कैसा है, कल के आज मौसम चेंज है, आज मौसम कैसा है, इस हिसाब से बात करें तो मौसम के बारे में बात करें जलवायु के हिसाब से। सबसे पहले मौसम है वायुमंडलीय दशाओं की सबसे छोटी अवधि है। ये मौसम वायुमंडलीय दशाओं की सबसे छोटी अवधि है, वो है मौसम कहलाएगी। तो वायुमंडलीय दशाओं की सबसे छोटी अवधि तो एक दिन, एक सप्ताह, जो एक सप्ताह के अंतर्गत उस चेंज होती रहती हैं, उसे मौसम कहेंगे। बाद में बात करते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु वायुमंडलीय दशाओं की सबसे दीर्घ और लंबी अवधि है, वो है जलवायु। हम अचानक जैसे चेंज हो जाता है, एक दिन के बाद देखते हैं कि आज मौसम चेंज हो गए, ऐसे नहीं कहता आज जलवायु चेंज ऐसा कोई नहीं कहता है, मौसम चेंज हो गया। इसलिए वायुमंडलीय दशाओं की सबसे छोटी अवधि है, वो है मौसम। और दीर्घायु मौसम और जलवायु है वो है दीर्घ, मौसम है वो लघु आयु है। जलवायु वायुमंडलीय दशाओं की दीर्घ व लंबी अवधि को जलवायु कहा जाता है। जलवायु सामान्यतः 35 से 50 वर्ष के बाद अंतर आता है। जलवायु में अंतर आता है तो कितना है, 35 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य देखा जाए तो 50 से 35 वर्ष हो तो तब जलवायु में अंतर आता है। और मौसम की बात करें, मौसम तो एक दिन, एक सप्ताह में ही बदल सकता है। ये मौसम दीर्घायु जो छोटी अवधि है और लघु अवधि है, वो मौसम वायुमंडलीय दशाओं की। और जलवायु है तो वायुमंडलीय दशाओं की दीर्घ एवं लंबी आयु है, जो 35 से 50 वर्ष के बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और मौसम तो दिन, एक सप्ताह में बदल जाता है। अब बात करते हैं कि मौसम जलवायु के बीच में किसका अंतर है, समय का ही अंतर है। बाकी सब तापमान है, औसत वगैरह, वायुमंडलीय और वायु दाब सब समान है, लेकिन इसके बीच में जो अंतर है वो समय का ही अंतर है। ये है 50 से 35 वर्ष के बाद चेंज, ये एक दिन या सप्ताह या एक वर्ष के बाद भी चेंज हो सकता है। इसलिए मौसम और जलवायु के बीच में समय का अंतर है। एक लिखो, मौसम व जलवायु के मध्य समय का अंतर है। वेरी इंपोर्टेंट रूम है कि मौसम और जलवायु के बीच में किसका अंतर है, समय का अंतर है। ये और
जलवायु को वर्गीकृत के आधार पर जलवायु मुख्य रूप से किस तत्वों की जानकारी मिलती है हमें? तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है जो बात करें तो पहले है वर्षा और तापमान के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तापमान और वर्षा, ये दोनों तत्व प्रमुख तत्व, जलवायु के प्रमुख तत्व है तो यह है, पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा। इसके आधार पर जलवायु हम ज्ञात कर सकते हैं, तापमान और वर्षा के आधार पर। उसके बाद में मौसम है वायुमंडलीय दशाओं की सबसे छोटी आयु है, लघु आयु, उसे मौसम कहा जाता है। और जलवायु वायुमंडलीय दशाओं की दीर्घ और लंबी आयु को जलवायु कहा जाता है। मौसम एवं जलवायु के बीच में अंतर है, समय का ही अंतर है, बाकी उसमें सेम ही है, वायु दाब है, तापमान सब में आते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश है, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, पर्वतीय स्थिति, धरातल स्वरूप, ये मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अक्षांश, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख रूप से या प्रथम जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो अक्षांश। हमने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है, और देशांतर रेखा स्थिति विस्तार में पढ़ा था, देशांतर विस्तार के आधार पर समय की गणना की जाती है। तो बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश। दूसरी बात करते हैं समुद्र तट से दूरी, तीसरा है समुद्र तट से ऊंचाई, यह जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। पर्वत की स्थिति या दिशा, पर्वतीय स्थिति या दिशा, और धरातल का स्वरूप, ये प्रमुख रूप से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश के आधार पर जलवायु किस आधार पर प्रभावित करती है, अक्षांश। बाद में हम पढ़ेंगे समुद्र तट से दूरी, और बाद में पढ़ेंगे समुद्र तट से ऊंचाई, बाद में पर्वतीय स्थिति और धरातलीय स्वरूप। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अक्षांश के बारे में। सबसे पहले पढ़े हम अक्षांश। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम अक्षांश। अक्षांश के बारे में सबसे पहले बात करें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से तापमान में कमी आएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से, ध्रुव की ओर जाने से तापमान की कमी होगी। यहाँ लिखे अक्षांश में लिखते हैं अक्षांश भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर
ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होगा। तापमान में कमी, तापमान में कमी, तापमान में कमी। जैसे अक्षांश रेखा है, सूर्य सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जैसे जैसे भूमध्य रेखा से सूर्य की किरणें तिरछापन पड़ेगी, तिरछापन पड़ने के कारण तापमान की कमी आएगी। तो भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होगा। बात करते हैं यहाँ सूर्य, ये है सूर्य, यह हमारी पृथ्वी सूर्य है, तो इसके वजह से भूमध्य रेखा पर यहाँ तो सीधा चमकेगा, अपनी किरणें सीधे, और जैसे जैसे दूरों की ओर बढ़ेगा, किरणें दूरों की ओर जाएगी, तिरछापन दिखाई देगा। ये तिरछापन, तो ये तिरछापन है, ये सूर्य तिरछापन दिखाई देगा। इसे हमें जैसे जैसे तिरछापन बढ़ेगा तो तापमान की कमी दिखाई देगी, और सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, यहाँ तापमान ज्यादा होगा। भूमध्य रेखा पर तो तापमान ज्यादा, यहाँ तापमान कम होगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ है। बात करें 14,99,58,000, 14 करोड़ 98,000 है 99, और लगभग बात करें तो 15 करोड़ है, 15 करोड़ लगभग। तो सूर्य की दूरी, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है तो 8 मिनट 16 सेकंड 6 मिनट। बात करते हैं सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वो पृथ्वी पर, वो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इतनी दूरी पर है, प्रति सेकंड पर 3 लाख किलोमीटर पार करते सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो 8.16.6 सेकंड में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, और पृथ्वी की सूर्य से दूरी है वो लगभग 15 करोड़ है। और जैसे यहाँ तापमान की कमी दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछापन पड़ती है। कमी क्यों दिखाई देगी, यहाँ लिखना, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा से किरणों का तिरछापन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी से दूर किरणों का तिरछापन देखने को मिलेगा। सर्वाधिक से किरणें हैं वो तिरछापन पड़ेगी, ध्रुवों पर किरणें तिरछापन पड़ने के कारण तापमान है वो कमी होगी, तापमान में कमी होगी। सूर्य जैसे भूमध्य रेखा से किरणों का तिरछापन होगा ध्रुवों की ओर, तो तापमान की कमी होगी। ये सब बात है कि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर सर्वाधिक तिरछी चमकती हैं। सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर सर्वाधिक तिरछी चमकती। सूर्य की किरणें यहाँ ध्रुवों पर, यहाँ ये दक्षिण ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर ये सूर्य है तो तिरछापन दिखा देगा, अपनी किरणें तिरछापन करेगी, इसलिए यहाँ तापमान की कमी होगी। इसलिए अक्षांश रेखाएं हैं प्रभावित करने प्रथम कारक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे समुद्र तल से दूरी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से तापमान में कमी होगी। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होगा, ध्रुवों पर तापमान कम होगा। सूर्य की किरणें सर्वाधिक ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो तिरछापन अधिक बढ़ेगा, तिरछापन भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा है कारक है समुद्र
तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई की ओर जाने पर, समुद्र ऊंचाई की ओर जाने पर 1,000 मीटर या 1 किलोमीटर जाने पर प्रति 6.5 सेल्सियस तापमान की कमी देखने को मिलेगी। बात कर रहे हैं ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर बात कर रहे हैं तो ऊंचाई की ओर जाने पर 1.6 या 1 मीटर पर तापमान कम होगा और ऊंचे स्थानों पर ताप नीचे स्थानों से कम होगा। तापमान यहाँ बात करते हैं, जैसे 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 समुद्र तल से ऊंचाई की ओर, तल से ऊंचाई की ओर जाने पर 6.5 सेल्सियस प्रति 1,000 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर तापमान की कितनी कमी दिखाई देगी? कमी 6.6 सेल्सियस तापमान की कमी, तापमान की कमी देखने को मिलेगी। जैसे राजस्थान का माउंट आबू है, माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है। राजस्थान का माउंट आबू जैसे ऊंचाई है, जैसे माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान, सर्वाधिक ठंडा स्थान राजस्थान का माउंट आबू है जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है। जैसे जैसे समुद्र तल से या ऊंचाई बढ़ेगी तो प्रति 1,000 मीटर 1 किलोमीटर पर 6.5 सेल्सियस तापमान घटेगा। अब बात करते हैं समुद्र तल से दूरी। पहले हमने पढ़ा था अक्षांश, बाद में समुद्र तल से ऊंचाई, अब हम पढ़ेंगे समुद्र तल से दूरी। तीसरा है दूरी। ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, समुद्र के पास तो सम वर्षा एवं सम जलवायु पाएगी और समुद्र तल से जैसे जैसे दूरी होगी विषमकारी जलवायु और कम वर्षा होगी। और समुद्र के पास क्षेत्र है वहां तो वर्षा अधिक होगी और जैसे दूरी पर होगी तो वर्षा कम होगी और विषमकारी जलवायु पाएगी। समुद्र तट के पास, समुद्र तट के पास तो समकारी वर्षा, समकारी जलवायु, समुद्र तट है उसके पास में तो समकारी जलवायु और वर्षा अधिक। समुद्र तट के पास है, नजदीक वाले क्षेत्र है वहां तो वर्षा अधिक होगी और समकारी जलवायु पाई जाएगी। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो विषमकारी जलवायु, समुद्र से तट से दूरी पर विषमकारी जलवायु, विषमकारी जलवायु और वर्षा कम। ये है तीसरा कारक
जो समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विषमकारी जलवायु, वर्षा कम होगी, और समुद्र तट के आसपास क्षेत्र हैं वहां तो समकारी जलवायु और वर्षा अधिक होगी। अब हम चौथा टॉपिक बात करते हैं पर्वतीय स्थिति। तो प्रभावित करने वाले जलवायु को प्रभावित करने चौथा टॉपिक है पर्वतीय स्थिति दशा। पर्वतीय स्थिति, पर्वतीय स्थिति व दिशा, ये चौथा है। जो राजस्थान में अरावली है, तो अरब सागर की आने वाली जो मानसूनी पवन है, जो राजस्थान अरावली इसके समांतर होने के कारण, कोई अवरोध नहीं होने के कारण वर्षा कम होती है। तो राजस्थान की अरावली पर्वत है वो हमें जलवायु जो वर्षा कम करती है, जो अवरोध नहीं करती है, समांतर होने के कारण वर्षा कम होता है। अरावली की स्थिति व दिशा के कारण अरब सागर शाखा राज्य में इसके समांतर गुजर जाती है। अरावली, ये बात करते हैं पर्वतीय स्थिति। अरावली की स्थिति अरब सागरीय शाखा के समांतर होने के कारण वर्षा कम होती है। कम क्यों होती है कि अरावली जैसे अरब सागरीय शाखा है तो प्रवेश करती है, बांसवाड़ा प्रवेश करती है, जैसे वह प्रवेश करती हैं तो वो अवरोध का कारक कोई नहीं बनती है, वो समांतर ही चली जाती हैं, इसलिए वो अवरोध का कार्य नहीं करती है तो वर्षा कम होती है। तो ये है अरावली जो ऐसे अरब सागरीय शाखा के समांतर हैं, इसलिए अवरोध का कार्य नहीं करती है। तो पर्वतीय स्थिति दिशा ये भी जलवायु को प्रभावित करती है, यहाँ वर्षा कम होती है। अब बात करें धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप पांचवा है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप जैसे धरातल कहीं अलग अलग, जैसे बलुई, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, यहाँ तापमान स्वाभाविक से ज्यादा होगा। बलुई या रेतीली मिट्टी पर, बलुई व रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, यहाँ पर तापमान अधिक होगा। बलुई रेतीली मिट्टी में तापमान अधिक होगा। ये धरातलीय स्वरूप है। अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग धरातल है, अलग अलग ऊपर का बड़ा, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक होगा। यहाँ पर बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी है तो तापमान अधिक होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये है मुख्य रूप से 5 है जो कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं: अक्षांश, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पर्वतीय स्थिति और धरातलीय स्वरूप। ये 5 मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। धरातलीय स्वरूप है, धरातलीय स्वरूप मिट्टियां हैं तो बलुई, रेतीली मिट्टी या काली मिट्टी में तापमान अधिक ही होता है, तो इसलिए यहाँ प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु को। अब बात करते हैं पवन के बारे में। पवन हमेशा उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जलवायु के अंदर हम बात करते हैं तो पवन ये पवन है। पवन चलती है हमेशा उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। पवन उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर
चलती है। पवन की स्थिति है, पवन कहाँ से किस दिशा में चलती है? पवन हमेशा उस वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। पवन भी दो प्रकार की होती है। पवन तो उससे निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। तो पवन दो प्रकार से, एक आर्द्र, एक शुष्क। पवन दो प्रकार, एक आर्द्र है, एक शुष्क है। आर्द्र पवन है, इसे मानसूनी पवन की कहते हैं। मानसूनी पवन है जो वर्षा करती है, ये वर्षा करते हैं। शुष्क पवन से वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं। आर्द्र पवन है, ये है शुष्क पवन है, वर्षा जो नहीं करती है, शुष्क पवन है, जैसे लू। ये मानसूनी पवन है, मानसूनी पवन, आर्द्र पवन। ये मानसूनी पवन तो आर्द्र पवन है, और शुष्क पवन है, वर्षा नहीं करती है। लू है, जैसे पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली धूल भरी हवा, इसे लू कहा जाता है। और बात करते हैं राजस्थान। भारतीय परंपरा के अनुसार जलवायु को 6 ऋतुओं में बांटा गया। ऋतु हैं वो 6, भारतीय संस्कृति में ऋतुओं के 6 प्रकार हैं। और जलवायु मौसम विभाग द्वारा 4 प्रकार है ऋतुओं के। अब बात करते हैं ऋतुओं के बारे में। ऋतुएं हैं भारतीय परंपरा में से ऋतुएं मानी गई, इससे ऋतुएं मानी गई है। से ऋतुएं मानी गई है भारतीय परंपरा के आधार पर। से ऋतुएं और मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने 4 ऋतुएं बताई। मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतुएं हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार 6 ऋतुएं हैं। बात करते हैं अलग अलग ऋतुओं के बारे में। 4 ऋतुएं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो शीत ऋतु। प्रथम शीत ऋतु, बाद में ग्रीष्म ऋतु, और बाद में है वर्षा ऋतु, और शरद ऋतु। ये है मौसम विभाग के अनुसार ऋतु के 4 प्रकार: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। और शीत ऋतु की शुरुआत माने तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक जो ऋतु मानी गई है इसे शीत ऋतु। और 15 मार्च से 14 जून के मध्य ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। और 15 जून, और 15 जून से 15 सितंबर के मध्य जो ऋतु मानी गई है वो है वर्षा ऋतु, 15 जून से 15 सितंबर। और
15 सितंबर के मध्य, सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य जो ऋतु है वो है शरद ऋतु। याद रखना कितना कर गया, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु, 15 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु, 15 सितंबर से 15 दिसंबर वापस आ गया शरद ऋतु, वापस 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु। ये मौसम विभाग द्वारा 4 ऋतु हैं। शीत ऋतु, शीत ऋतु में बात करें तो ये शीतलहर, शीत ऋतु में शीतलहर है, स्थानीय भाषा में डंपर कहते हैं। दो शीत ऋतु में शुरू हो जाती है, धुंधलापन दिखाई देता है, धुंधलापन ऐसा दिखाई देता है पूरा वायुमंडल में और शीतलहर चलती है, उसे स्थानीय भाषा में डंपर कहा जाता है। और मावठ वर्षा भी होती है, तो शीत ऋतु में वर्षा होती है, स्थानीय भाषा में उसे मावठ कहा जाता है। बात करते हैं शीत ऋतु में शीतलहर और मावठ, जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। रबी की फसल के लिए लाभदायक है। गेहूं, जौ, चना, मटर ये है रबी की फसल। और तापमान कम होगा, शीत ऋतु में तापमान कम होगा, तापमान कम। और वायुदाब उस होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब उस होगा, एक दूसरे का पूर्व है ये, वायुदाब उस, तापमान कम होगा। अब बात करें ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में लू चलेगी, लू। ग्रीष्म ऋतु मुख्य रूप से लू जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली धूल भरी अस्थायी पवन है, जिसे लू कहा जाता है। और आंधी और बबूलिया, आंधी भी, इसकी सवनी धारा उत्पन्न होती है, आंधी इसके साथ सवनी धाराओं के उत्पन्न होने के कारण कुछ वर्षा हो जाती है, ओले भी गिर जाते हैं आंधी के साथ, इसे दोगड़ा भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में ये। उसके बाद में बात करें बबूलिया या बंतुलिया, बबूलिया हम स्थानीय भाषा में कहते हैं इसे बंतुलिया, तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत आते हैं। और सर्वाधिक बंतुलिया बीकानेर में, बबूलिया या लू ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा ऋतु, मानसून का प्रवेश, वर्षा ऋतु में मानसून प्रवेश करें, वर्षा ऋतु में मानसून प्रवेश करता है, मानसून प्रवेश करता है वर्षा ऋतु में। और शरद ऋतु में मानसून लौट जाता है। मानसून का लौटना, मानसून का लौटना, मानसून का लौटना है शरद ऋतु में, मानसून का प्रवेश वर्षा ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में लू, आंधी और बबूलिया ये ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में शीतलहर चलेगी, मावठ वर्षा होने वाली मावठ कहा जाता है। और वायुमंडल उच्च होगा, तापमान कम होगा। और ग्रीष्म में तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक, वायुदाब कम होगा ग्रीष्म ऋतु में। हम आगे बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने 4 ऋतुएं कही हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में शीतलहर चलती है, तो स्थानीय भाषा में डंपर कहा जाता है, जो धुंधली सी दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु ये इसका 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 मार्च, 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य की जो ऋतु है
वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु में शीतलहर, तापमान कम, वायुदाब, तापमान कम होगा तो वायुदाब उस होगा, वो होगा शीतलहर में। शीतलहर, शीतलहर। अब आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे कल। हमने जो ऋतुओं को 4 भागों में बांटा, शीत, वर्षा, ग्रीष्म और शरद ऋतु, और उनको हम वर्गीकृत करके अलग, और कल हम विस्तृत से जानकारी से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले तब तक के लिए बने रहे बाड़मेर क्लासिक के साथ। धन्यवाद।